वेलकम टू मैटजियो क्लासेस। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो कि मैथमेटिक्स का है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो आपके मैथमेटिक्स का एक पोर्शन होता है, ये बहुत सारे एग्जामों में आता है और हर एग्जाम में ये एक तरह से डिसाइडिंग रोल भी प्ले करता है। वजह यह है कि ये जो पोर्शन है ये एक तरह से टोटली प्रैक्टिस पर बेस्ड होता है और इसमें कोई चीज़ें रटने वाली नहीं होती। जैसे और पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो किसी भी क्वेश्चन का जो है आपने जो है सोल्यूशन किया तो उसका आंसर निकल आता है। इसमें सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो होता है थ्योरी और जो है थ्योरम्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन अगर आया है और किसी थ्योरम पर बेस्ड है, अगर वो थ्योरम आपको पता है तो बहुत आसानी से वो क्वेश्चन निकल आएगा। उसमें कोई सोल्यूशन नहीं करना है। तो पूरी ज्योमेट्री में सोल्यूशन नहीं करना होता है, टाइम बहुत बचता है। क्योंकि वजह क्या होती है कि अगर आपको सिर्फ डायग्राम अगर क्लियर है तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में सारे क्वेश्चन निकल आते हैं, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना। लेकिन और पार्ट में मैथमेटिक्स में क्या होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है और सोल्यूशन में आपका टाइम लगता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इसमें कोई स्टेप नहीं होते। इसमें डायरेक्टली क्या करना होता है, अगर आपको थ्योरम पता है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव अगर होता तो आपको लिख के बताना पड़ता, लेकिन डिस्क्रिप्टिव नहीं है इसलिए कहीं कुछ नहीं लिखना पड़ता, सिर्फ हमें कोरिलेट करना पड़ता है थ्योरम से। तो थ्योरम से अगर हमने कोरिलेट कर दिया तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसान हो जाता है सारी चीज़ों को स्टडी करना। तो थ्योरम का जो आपके एक तरह से कोरिलेशन है, तो ये एक तरह से ये कहा जाता है कि जब थ्योरम्स हम लोगों को लर्न होगा, लर्न होने का मतलब ये नहीं कि आप अलग से बैठ करके उसको याद कर रहे हो। याद करने से कोई फायदा नहीं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते थ्योरम यूज करते करते अपने आप याद हो जाएगा आपको। बस उसको आपके माइंड में आपको रखना है और प्रैक्टिस हम इतना आपको करा देंगे कि एटलीस्ट आपके सारे थ्योरम्स दिमाग में बैठे रहेंगे। तो इसलिए आपको पहले से कुछ रटना नहीं है, कुछ समझना नहीं है और सारे थ्योरम्स एक साथ बताए नहीं जा सकते। तो जब हम थ्योरी डिस्कस करेंगे तो उसमें मैक्सिमम जो है कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीजें आ जाए थ्योरी की। लेकिन ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि सारी पूरी ज्योमेट्री को हम कवर अप कर पाए जो है इन सभी चीजों में। तो सारी चीजें कवर अप नहीं हो सकती। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब सारे थ्योरम नहीं कवर अप हो सकते तो फिर कैसे कवर होंगे, वो होगा आपके क्वेश्चंस के। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे, जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन आया कि एक नया थ्योरम आपके आ गया और वो नया थ्योरम जब आपके आ गया तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि उसमें थोड़ा सा भी जैसे मान लीजिए आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा कि हाँ ये थ्योरम क्या कह रहा है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे बीच बीच में, तो आपको बीच बीच में नए थ्योरम्स भी मिलते रहेंगे और जो है आपके जैसे थ्योरम्स जो बेसिक थ्योरम्स होते हैं वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, वो हम लोग पहले से ही पढ़ लेंगे। और छोटे छोटे थ्योरम्स जो हम लोग जो है आपके बीच बीच में पढ़ेंगे वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि उससे बहुत फायदा मिलता है और आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो है आपके आसानी होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसलिए अगर हम लोग देखें तो मेनली क्या है, मेनली जो है आपके जो ज्योमेट्री है ये बहुत आसान है और जो आपके एक तरह से ज्योमेट्री का पोर्शन है इसको हम लोग एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इसमें छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिसको जो है हम लोगों को बस बोर्ड पर डिस्कस करना है। जैसे जैसे हम बोर्ड पर डिस्कस करते हैं आप क्लियर इसको करते जाएंगे। तो ज्योमेट्री को शुरू करने से पहले हम लोग ये देख लें कि जो ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन है वो क्या है, या ज्योमेट्री में कंटेंट क्या है, उसके अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये पहले अगर हम लोग देख लें तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ज्योमेट्री के पोर्शन में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो आता है एंगल्स। एंगल्स के बारे में स्टडी। कोण कितने प्रकार के होते हैं, दो अगर लाइन है तो उनके बीच में कैसे कोण बनेंगे, अगर पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्स लाइन उसको कट कर रही है तो कैसे कोण बनेंगे या कितने तरह के कोण बनते हैं, या कोई क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड फिगर के अंदर आंतरिक कोण और बाह्य कोण का जो है जो आपके एक तरह से कॉन्सेप्ट होता है वो कैसे हो जो है बनेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपके एंगल्स में आती हैं। तो ये एंगल जो है आपके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल वही है जो कि आपके एक तरह से हम लोग आगे रेगुलर पॉलीगन्स में भी पढ़ते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन जब हम लोग पढ़ेंगे तो रेगुलर पॉलीगन में जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं
समबहुभुज जिसको कहा जाता है, तो उसमें भी यही क्वेश्चन होते हैं कि जैसे उस भुजाएं अगर इतनी हैं तो उसके सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, या प्रत्येक आंतरिक कोण का योग कितना होगा, तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे बनते हैं तो वो एक तरह से क्लोज फिगर पे बनते हैं। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल जो है वो यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन में आपको इसकी जो है थ्योरी मिलेगी, मेनली जो आपके पॉलीगन्स की मिलेगी या क्लोज फिगर की मिलेगी। तो किसी भी क्लोज फिगर में दो तरह के कोण हो सकते हैं, एक अंदर एक बाहर का कोण। तो आंतरिक और बाह्य कोण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये पहला पार्ट है और इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एंगल्स के बारे में स्टडी है तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ क्वेश्चंस जैसे जो है आपके इसके कभी कभी क्या हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पहुंच जाते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत सारी चीजें जो है आपके कभी कभी ज्योमेट्री से क्लैश करती हैं या ज्योमेट्री से कोइंसाइड करती हैं। तो होता क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पढ़े होंगे जो जिसका टच ज्योमेट्री से है। तो ज्योमेट्री जब आप पढ़ लेंगे तो वो क्वेश्चंस और आसान हो जाएंगे जो आपने वहां पे पढ़ा है। या एंगल्स का कन्वर्जन आपने पढ़ा है, एंगल्स का कन्वर्जन दोनों जगह पे आता है। ट्रिग्नोमेट्री में भी हम देखते हैं कि कभी कभी जो आपके आंसर्स होते हैं कभी रेडियन में दिया रहता है, कभी डिग्री में दिया रहता है। यहाँ पर हम लोग एंगल्स का कन्वर्जन भी देख लेंगे कि कैसे जो है आपके कन्वर्जन करते हैं। तो वो ज्योमेट्री में भी आपको मिलेगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी मिलेगा, दोनों जगह पर मिलता है। तो ये जो है आपका फर्स्ट पार्ट होता है जिसको अभी हम लोग डिटेल वे में पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट होगा सर्कल्स एंड टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। ये एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि थ्योरम्स इस पर हैं, और जो थ्योरम्स हैं वो अगर हमने अच्छे से जो है कवर अप कर लिए, अच्छे से हमने अगर उसको सीख लिया, जान लिया, तो आप देखेंगे कि सर्कल्स के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री ही पूरी ईजी है। तो ये ईजी क्यों है, वजह क्या है कि सारी चीज थ्योरम पर बेस्ड है। और थ्योरम अगर आपको अच्छे तरह से थ्योरी अगर क्लियर है, क्योंकि जब हम आपको अभी जो है थ्योरम्स बताएंगे तो वो चीज दिमाग में रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि उसी का इम्प्लीमेंटेशन है। जब आपने कोई चीज थ्योरम याद कर लिया तो अब इस थ्योरम का इम्प्लीमेंटेशन कहां करेंगे, क्योंकि कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन जब बनाया जाता है तो ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दिया जाता है। पहले दिमाग में सोचा जाता है थ्योरम किस थ्योरम पर बनना है, उसका सोल्यूशन क्या होगा, और तब वो क्वेश्चन बनाया जाता है। तो इसलिए अगर आपको थ्योरम क्लियर है तो ज्योमेट्री में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो हम लोग दूसरा पार्ट जो पढ़ते हैं वो सर्कल्स और सर्कल्स के टेंजेंट्स। तो जैसे एक सर्कल का टेंजेंट्स भी पढ़ेंगे, और उसी तरह से दो सर्कल के टेंजेंट्स जो कॉमन जो आपके एक तरह से टेंजेंट्स होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, कॉमन टेंजेंट्स। तो इस तरह से कभी कभी थ्योरी में भी आ जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके डायरेक्ट टेंजेंट्स होते हैं या फिर ट्रांसवर्स टेंजेंट्स होते हैं। तो डायरेक्ट टेंजेंट क्या होते हैं, ट्रांसवर्स टेंजेंट्स क्या होते हैं, ये सब इसी में आपके आता है। तो टेंजेंट्स जिसको स्पर्श रेखा हिंदी में कहते हैं, तो स्पर्श रेखाओं के बारे में हम लोग वृत्त के पढ़ते हैं, सर्कल के। फिर तीसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल का पार्ट हो जाता है। ट्रायंगल जो है आपके एक तरह से हम लोग स्टडी करते हैं। तो ट्रायंगल में जैसे मान लीजिए आपके दो तीन चीजें हैं जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे पहली चीज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। कोई दो ट्रायंगल अगर हैं तो सिमिलर कब कहलाए जाएंगे। फिर उसी से मिलता जुलता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल्स अगर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट्स कब होंगे। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स ये दोनों हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम लोग जान लेंगे। फिर उसके बाद उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे या उन पर थ्योरम क्या है, तो थ्योरम से जो है रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो है आपके बन जाएंगे। तो जो थ्योरम्स होते हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आप होते हैं और क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से उससे निकाल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं जो भी आपके ट्रायंगल्स पर बनते हैं, तो एक सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब त्रिभुज की समरूपता और सर्वांगसम त्रिभुज जिनको कहा जाता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये दो चीज। तीसरी चीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रायंगल के लिए, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें कारगर अभी आप सीखेंगे, तो थ्योरम सीखेंगे, बहुत सारी चीजें लर्न करने वाली सीखेंगे, जिससे क्या होगा हमारा कैलकुलेशन बहुत छोटा हो जाएगा। तो छोटा कैलकुलेशन करने के लिए हमें छोटे छोटे थ्योरम्स को याद करना पड़ेगा। तो वो जो है आपके मिड पॉइंट थ्योरम में आ जाता है। फिर इसी तरह से थेल्स थ्योरम है। तो थेल्स थ्योरम क्या है, प्रोपोर्शनेट लॉ भी कहा जाता है उसको। तो प्रोपोर्शनेट लॉ क्या है, वो भी जो है इसी में आता है ट्रायंगल्स में। तो ट्रायंगल्स एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आपके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। और सर्कल्स और ट्रायंगल मिल करके
अगर क्वेश्चन बनता है तो और अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, जैसे सर्कल के अंदर ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल के अंदर सर्कल बन गया, तो ये जो है आपके इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फिर फोर्थ पार्ट हम लोग का होता है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज में कुछ भी हो सकता है, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या फिर समानांतर चतुर्भुज हो सकता है, पैरेललोग्राम जिसको कहते हैं, सम चतुर्भुज हो सकता है जैसे रोम्बस जिसको कहा जाता है, समलंब चतुर्भुज हो सकता है जो कि आपके ट्रेपीजियम होता है। तो ये सारे फिगर्स हो सकते हैं, लेकिन इनको आप, क्योंकि ट्रायंगल जो चैप्टर है, ये ट्रायंगल चैप्टर आप कई जगह पे पढ़ रहे हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में भी ट्रायंगल आपने पढ़ा तो वहां पर भी पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में भी ट्रायंगल हम लोग पढ़ते हैं, मेंसुरेशन में भी ट्रायंगल हम लोग पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ट्रायंगल्स पढ़ते हैं। तो 4 जगह पे आप ट्रायंगल्स पढ़ते हैं, लेकिन चारों जगह अप्रोच अलग अलग है। यहां पे अप्रोच क्या है? यहां पर जितनी अप्रोच है वो ये है कि जैसे ज्योमेट्री का जो पोर्शन है वो शेप, साइज, एरिया, इन सबका मेजरमेंट है। ज्योमेट्री मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ जो है आपके एक तरह से एरिया विद द हेल्प ऑफ थ्योरम ही है, या फिर जो है आपके शेप साइज के बारे में स्टडी करना, वही ज्योमेट्री कहलाता है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल का पोर्शन हो जाता है, तो क्वाड्रिलेटरल में भी आपके थ्योरम्स होते हैं, और थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन कौन से बनेंगे? अगर क्वेश्चन सॉल्यूशन बेस्ड बन गए तो वो पार्ट हो जाता है कहां पे? मेंसुरेशन का। और अगर वही थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन बन गए तो वो हो जाता है ज्योमेट्री का। तो क्वाड्रिलेटरल भी आपके जिस तरह से ट्रायंगल हर जगह पाया जाता है, उसी तरह क्वाड्रिलेटरल्स आप वहां भी पढ़ते हैं, जो आप अलग अलग पढ़ते हैं, वर्ग के बारे में, स्क्वायर, फिर आप आयत के बारे में, रेक्टेंगल। तो इस तरह से समचतुर्भुज है जो कि आपके रोम्बस होता है, समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, समलंब चतुर्भुज है। तो ये जो आपके एक तरह से जितने भी आपके फिगर्स होते हैं, तो वहां पर कैलकुलेशन करना होता है, तो मेंसुरेशन हो गया। और यहां पर क्या है? थ्योरम की हेल्प से हम उस क्वेश्चन को निकाल देंगे तो आपके क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो यहां पे सारे क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस नहीं आ जाएंगे, सिर्फ वही क्वेश्चन आएंगे जो थ्योरम बेस्ड है, जो थ्योरम के बेस पे निकाले जा सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग यहां पे रखते हैं ज्योमेट्री में। फिर रेगुलर पॉलीगन्स, सम बहुभुज। बहुभुज में क्या आता है? जैसे कोई भी फिगर अगर हम लोग बनाते हैं, जैसे अभी हमने आपको कहा एंगल्स के लिए इंटीरियर एंगल निकालना और एक्सटीरियर एंगल निकालना, भुजाओं की संख्या निकालना। अगर आंतरिक कोण दे दिया जाए कि हाँ प्रत्येक आंतरिक कोण, ईच इंटीरियर एंगल इतना है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। रेगुलर के मतलब होता है जब सभी भुजाएं बराबर हों, सभी भुजाएं बराबर होंगी, सभी एंगल्स बराबर होंगे, तो वो रेगुलर फिगर या सम चतुर्भुज उसको कहा जाता है। तो या सम बहुभुज कहते हैं रेगुलर पॉलीगन्स। तो वो जो है आपके उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आंतरिक कोण दे दिया, बाह्य कोण दे दिया, और आपसे कहा गया भुजाओं की संख्या निकालिए, नंबर ऑफ साइड्स किस तरह का है, तो वो पेंटागन है कि हेक्सागन है कि ऑक्टागन है कि डेकागन है, कौन सा फिगर है नहीं पता। तो उसी तरह से अगर हम साइड्स दे दें, नंबर ऑफ साइड्स हम दे दें, फिर हम कोण को निकलवाएं, तो वो आपके एंगल वाला, तो रेगुलर पॉलीगन्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो पॉलीगन्स में जो रेगुलर पॉलीगन के एंगल वाले क्वेश्चन होंगे वो हम लोग यही कर लेंगे इस इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल में, और जो थ्योरम वाले क्वेश्चन होंगे वो आपके रेगुलर पॉलीगन्स के टॉपिक में आपके कवर अप कर देंगे हम लोग। फिर है 6th पार्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, टाइप्स ऑफ सेंटर्स। सेंटर्स कितने तरह के होते हैं और इस पर बेस्ड सबसे बढ़िया क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जितने भी एग्जाम में फंसाने वाले क्वेश्चन आते हैं सब इसी पर बेस्ड होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटर्स, सेंटर्स में जैसे अंता केंद्र, इन सेंटर क्या है, फिर परी केंद्र, सरकम सेंटर क्या होता है, फिर लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, तो इसी तरह से फिर केंद्रक, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो है आपके 4 तरह के सेंटर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये 4 सेंटर्स पर बेस्ड, क्योंकि इसकी थ्योरी अगर नहीं आपको क्लियर है तो चाहे जितनी चीजें याद कर लीजिए, चाहे जितने थ्योरम्स याद कर लीजिए, आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको थ्योरी क्लियर है तो सारे क्वेश्चंस आसानी से बहुत इजीली अपने आप हो जाएंगे। तो ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री एक ऐसा पोर्शन है जिसमें कि एटलीस्ट हम लोगों को थोड़ा बहुत भी एक्सरसाइज अगर हमने किया, थोड़ा बहुत भी हम लोग वर्कआउट किया, तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। बहुत इजीली जो है क्वेश्चंस हम लोग जो है आपके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम ज्योमेट्री को कितना आसान बनाएं। तो आसान कैसे बना सकते हैं? 2 चीजों से। पहली चीज थ्योरी, दूसरी चीज थ्योरम। थ्योरी के मतलब जब तक आप सारी चीजों की जिस्ट नहीं जान लेंगे, उसकी बेसिक्स नहीं जान लेंगे, उसका कॉन्सेप्ट नहीं जान लेंगे, तब तक आपका क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो
जितने भी अच्छे क्वेश्चन है, कोरिलेट करने वाले क्वेश्चन, उस सब में फंस जाएंगे आप, इसलिए वो पहले जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थ्योरम। थ्योरम अगर नहीं क्लियर है, थ्योरम क्लियर है तो सेकंडों में आंसर निकल आता है। कभी कभी देख करके डायरेक्ट आप आंसर बता देंगे कि हाँ इसका आंसर ये है, लेकिन कभी कभी जो है आपके हो सकता है कि बहुत लेंथी मेथड आप लगा रहे हो, आपने थ्योरम दिमाग में स्ट्राइक ही ना किया हो, आंसर तो निकाल लिया लेकिन बहुत टाइम लग गया, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। तो इसलिए दूसरी चीज क्या है, थ्योरम। तो थ्योरी और थ्योरम ये दो चीजें जो है आपके एक तरह से बैकबोन होती है पूरी ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री की ये दो चीज अगर आपको अच्छे से पता है और क्लियर है तो आप ये मान लें कि जो है आपके कोई भी क्वेश्चन आसानी से इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब ये तो हमने पार्ट्स के बारे में, ये 6 पार्ट के बारे में हमने डिस्क्राइब कर दिया। ये 6 पार्ट हैं जिसमें हम लोग जो है आपके इस तरह से इसको जो है ज्योमेट्री को डिवाइड करते हैं। अब हम लोग पर्टिकुलर एक एक टाइप के बारे में आएंगे, एक एक पार्ट के बारे में हम लोग स्टडी कर लें, थ्योरी जान लें, थ्योरम जान लें। तो थ्योरी थ्योरम्स इन 6 पार्ट के बारे में हम लोग जो है स्टडी करने जा रहे हैं पहले, और इसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो पहले हम लोग थ्योरी पर आ जाएं और थ्योरम पर आ जाएं, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका पोर्शन होगा, जैसे पहला पोर्शन जो है वो आपके ये क्या है, एंगल्स है, एंगल्स अबाउट अ लाइन, और या इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं किसी जो है आपके पॉलीगन के। अब इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है एंगल्स के बारे में पढ़ना वो जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कुछ चीजें हैं याद करने के लिए, वो आप आसानी से याद कर लेते हैं। जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसको कहा जाता है हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण ये होते हैं कि अगर हम दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही है, तो दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे को कट कर रही है किसी पॉइंट पर, तो आमने सामने का कोण बराबर होगा। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। तो ये जो है आपके एक तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल, या जो है हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये जो है आपके एक तरह से इस तरह के जो है पार्ट जहां कहीं भी आएंगे तो वो हम लोग इसको देखते हैं। तो अभी हम बनाते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो अभी तो हम जो है आपको बता रहे हैं। याद करने का तरीका क्या है आपको हम बता दें। जैसे यहां पे एक्स अल्फाबेट याद रखिए, एक्स अल्फाबेट से जो है आपके एक तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जहां पे एक्स बनेगा वहां पे आप ये एंगल और ये एंगल आमने सामने के कोण जो है ये आप बराबर शो कर सकते हैं। तो एक्स अल्फाबेट जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए दूसरा जो है वो है ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, ये होता है आपके एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या है या किस तरह का कोण होता है, जब दो पैरेलल लाइंस, जब दो पैरेलल लाइंस, दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, एक स्लांट लाइन कट करे, स्लांट लाइन ने कट कर दिया, जब स्लांट लाइन कट कर दी है तो यहां पर जो एंगल बनता है ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है। तो ये एंगल जो बन रहा है ये क्या बना रहा है, ये Z का फॉर्मेशन कर रहा है, Z अल्फाबेट बन रहा है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर हो रहा है। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल हो जाते हैं ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण के लिए Z अल्फाबेट याद रखिए, ये एंगल के बराबर होगा। इसके लिए X अल्फाबेट वर्टिकली अपोजिट एंगल एकांतर जो है इसके लिए शीर्षाभिमुख कोण के लिए, ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण के लिए Z अल्फाबेट को याद रखिए, जिससे जो है हम लोग इसको बना सकते हैं। फिर आइए नेक्स्ट जो आपका पार्ट होता है वो होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए कैसे बनते हैं या किस तरह से जो है करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल में जो है आपके एक तरह से दो पैरेलल लाइन अगर है और एक ट्रांसवर्स लाइन इसको कट कर रही है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। यहां पे कौन सा अल्फाबेट बन रहा है, F अल्फाबेट।
तो एफ अल्फाबेट चाहे ऐसे बने चाहे एफ उल्टा बने, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो एफ अल्फाबेट जो बन रहा है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल को रिप्रेजेंट करता है। एफ अल्फाबेट बनाइए, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो एक्स अल्फाबेट से वर्टिकली अपोजिट एंगल, जेड अल्फाबेट से ऑल्टरनेट एंगल, और एफ से जो है आपके करस्पॉन्डिंग जो है आपके एंगल हो जाता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, संगत कोण। तो ये संगत कोण होते हैं जो कि आपके एक तरह से एफ अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बनते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट जो है आपके अगर देखा जाए तो को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स जैसे दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइन को एक जो है ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, तो अंदर जो ये दोनों एंगल हैं, जो सी का फॉर्मेशन हो रहा है, जब सी अल्फाबेट बनेगा, ये और ये अगर है, तो इन दोनों का टोटल सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये को इंटीरियर एंगल होते हैं। तो को इंटीरियर एंगल्स में क्या होता है, सम ऑफ द एंगल 180 डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए सी का फॉर्मेशन, सी अल्फाबेट आप बना सकते हैं, ये इसके समानांतर होगा, ये एंगल मिल करके 180 डिग्री बनेगा। तो सह आंतरिक कोण जिसको हम लोग कहेंगे को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स में जो है आप ये कह सकते हैं कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो आपके सी का फॉर्मेशन होता है, इन दोनों का जो है आपके एक तरह से टोटल सम क्या बनेगा, वो 180 डिग्री बनता है। और इसलिए ये समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं एक तरह से, अगर हम लोग इनको बोलें। फिर देखिए फिर आपके आते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स में आप ये मान सकते हैं कि कोई भी दो कोण हो, कोई भी दो कोण, जैसे ये कोण है, किसी भी कोण के बनने के लिए दो आर्म्स की जरूरत होती है, दो भुजाओं की जरूरत होती है। दो भुजाएं जहां मिल रही हैं वही एंगल बनाते हैं। तो अगर किसी दो कोण का एक भुजा, एक जो है आपके एक तरह से लाइन कॉमन हो जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, वो आपके आसन्न कोण, इनको आसन्न कोण कहते हैं, या एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। जैसे ये एंगल इसके एडजेसेंट है। एडजेसेंट क्यों है, क्योंकि ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो आर्म है, इसका भुजा है, ये कॉमन है, इसमें भी है, इस एंगल को भी बना रहा है, और इसमें भी है, इस एंगल को बना रहा है। और ये कॉमन आर्म हुआ, ये कॉमन आर्म है जो कि दोनों एंगल्स को फॉर्म कर रहा है या दोनों एंगल्स के बनने में जो है सहयोग कर रहा है। तो अगर किसी भी दो एंगल्स के जो आपके एक तरह से कहा जाए दो एंगल अगर हैं, तो उसमें एक कॉमन आर्म अगर है, तो कॉमन आर्म जो होगा वो क्या करेगा, वो आपके हर जगह पे आप ये मान करके चलें कि ये जो आपके कॉमन आर्म होगा वही इसको एडजेसेंट जो है आपके एंगल बनाता है। तो ये एडजेसेंट एंगल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो है आपके पोर्शन हो जाता है इसमें। अब ये एडजेसेंट जो जिसको हम कह रहे हैं, ये एंगल इस एंगल, ये एडजेसेंट किसी भी तरह का हो सकता है। ये पूरक कोण भी हो सकते हैं और समपूरक कोण भी हो सकते हैं। पूरक कोण कब होंगे, मान लीजिए 90 डिग्री, यहां पे हमने कोई एंगल बना दिया, ये अगर 90 डिग्री है तो ये पूरक कोण हो गए। इसके मतलब एंगल ए और ये एंगल बी है, तो एंगल ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री के। तब हम कहेंगे कि ए बी ये जो आसन्न कोण है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स का टोटल सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री, जब ये आसन्न कोण पूरक कोण हो। अगर मान लीजिए कि कोई हमने स्ट्रेट लाइन खींचा और ये एंगल बना दिया, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो अब हमने कहा ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यही एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो क्या हो गए, संपूरक कोण हो गए।
सप्लीमेंट्री एंगल हो गए, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके मतलब इनका संपूरक कोण, इसका योग कितना होता है 180। अब इसमें कोई भी इस तरह का मतलब आप फिगर बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 90 और 180 रहे, कोई भी एंगल हो सकता है जो कि आपके दो एंगल्स के बीच में, बस अगर कॉमन आर्म है किन्हीं दो जो है आपके एंगल्स में, तो कॉमन आर्म अगर है तो उसे एडजेसेंट जो है आपके एंगल्स कहते हैं। तो ये अक्सर ये शब्द क्योंकि आएंगे, ये वर्ड्स आएंगे आपके सॉल्यूशन में, क्वेश्चंस में, इसलिए वहां पर हमें जो है आपके इसको क्लियर आउट करना होगा। तो ये जो है आपकी चीजें हो जाती हैं इस तरह से। अब हम इसे डिटेल वे में देखते हैं कि डिटेल वे में ये क्वेश्चन या इस पोर्शन को कैसे करेंगे। अब आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं डिफरेंट जो है आपके उससे, जैसे अब सब एक साथ पढ़ लें हम लोग। दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्स लाइन इसे कट कर रही, ट्रांसवर्स मतलब इंक्लाइंड, स्लांट, तिर्यक, एक ट्रांसवर्स लाइन इससे कट कर रही है। जो एंगल्स बने, चार एंगल यहां बन गए, 1 2 3 4, चार एंगल यहां बन गए, 5 6 7 8 हमने कहा। तो अब देखिए इससे अगर हम इसकी स्टडी करें, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, एक्स का फॉर्मेशन है, यहां पे एक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, आमने सामने के कोण बराबर है, तो एंगल 1 3 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, ये भी एक्स बन रहा है, आमने सामने के कोण बराबर है, तो 5 7 के, 6 8 के, 5 7 के बराबर है और 6 8 के बराबर है। इसमें कोई कंफ्यूजन? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में अगर आप देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण जिसको हिंदी में कहते हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण में एक्स का फॉर्मेशन होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो आमने सामने के कोण में क्या है, हमने दो पैरेलल लाइन खींचे, एक ट्रांसवर्स से कट कर दिया, तो आमने सामने के कोण, दो रेखाएं हैं, आमने सामने कोण, एक 3 के बराबर हो गया, 2 4 के बराबर हो गया, 5 7 के बराबर हो गया, 6 8 के बराबर हो गया। तो ये क्या हो गए, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। फिर अगर हम ऑल्टरनेट एंगल की बात करते हैं तो जेड का फॉर्मेशन, जेड चाहे सीधा बने, जेड चाहे उल्टा बने, ये एंगल या ये एंगल बराबर होंगे। जैसे यहां पे देखिए जेड का फॉर्मेशन ये बन रहा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। तो पहले ऑल्टरनेट एंगल से 3 = 5, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर हो गया, जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। उल्टा जेड बनाए, ये उल्टा जेड बना, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो रहा है। तो जहां जहां जेड का फॉर्मेशन हो रहा है वहां वहां आप ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण कह सकते हैं। तो एकांतर कोण में जैसे ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, जेड बन रहा है, तो जेड के अंदर का पार्ट जैसे ये वाला है, और ये उल्टा जेड बन रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया जो यहां पे हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो है 4 6 के बराबर और 3 5 के बराबर होगा, किससे, एकांतर कोण से, ऑल्टरनेट एंगल अगर हम लोग लेंगे। फिर आता है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल अगर आप देखेंगे तो एफ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एफ का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, देखिए एक एफ ये बन रहा है, तो एंगल 4 एंगल 8 के बराबर है, तो 4 8 के बराबर है करस्पॉन्डिंग एंगल में। संगत कोण जिसको कह रहे हैं, एफ ये बना, एक एफ उल्टा ये बन रहा है जिसमें ये 3 7 के बराबर हो जाएगा, 3 7 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो भी एफ बनेगा ये ऐसे एफ बन रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। उल्टा एफ बन रहा है, पैरेलल होनी चाहिए बस लाइन, ये एंगल ये इस एंगल के बराबर होगा। ऐसे एफ बन रहा है, उल्टा एफ बन रहा है, ये एंगल के बराबर होगा। अगर ये सारी लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के, पैरेलल लाइंस इनको होना चाहिए। तो अब देखिए ये उल्टा एफ देख लीजिए, इधर बन रहा है, तो एंगल 3 एंगल 7 के बराबर है,
जब सीधा एफ हमने बनाया तो 4 8 के बराबर है, तो 4 8 और 3 7 बराबर है। अब उल्टा एफ कर दें ये गया एफ, तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर हो गया, तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर हो गया। उल्टा एफ अगर देखें इधर भी बन रहा है तो एंगल 2 एंगल 6 के बराबर है, तो एंगल 2 एंगल 6 के बराबर है। तो एंगल 4 8 के बराबर है करस्पॉन्डिंग एंगल से, एंगल 3 7 के बराबर है करस्पॉन्डिंग एंगल से, एंगल 1 5 के बराबर है करस्पॉन्डिंग एंगल से, और एंगल 2 एंगल 6 के बराबर है करस्पॉन्डिंग एंगल। ये सब एफ का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एफ का जहां जहां फॉर्मेशन होगा वो सब करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण जो है आपके, इनको कहा जाएगा। तो ये आपके बराबर हो जाते हैं। फिर आता है को इंटीरियर एंगल, जहां पे सी का फॉर्मेशन हो रहा हो। तो सी का फॉर्मेशन देखिए ये हो रहा है, इसके अंदर दो एंगल, एक 4 और एक 5 बन रहा है। तो एंगल 4 प्लस 5 ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर, को इंटीरियर एंगल हो गया। ये भी सी का फॉर्मेशन हो रहा है देखिए, तो एंगल 3 एंगल 6 मिल करके 3 प्लस 6 बराबर 180 डिग्री के। तो ये क्या है, ये है आपके को इंटीरियर एंगल्स। तो इसको को इंटीरियर एंगल्स के हमसे, तो इस तरह से हम लोग इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं। अब एडजेसेंट एंगल का कोई भी एंगल हो सकता है, वो 90 डिग्री भी का भी टोटल सम हो सकता है दोनों एंगल का, 45 डिग्री भी हो सकता है, जो है आपके 110 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। इसलिए एडजेसेंट सिर्फ आपको समझना था कि कॉमन आर्म होना चाहिए। बाकी जो क्वेश्चंस के आंसर आप निकालेंगे वो इसी बेस पर निकालते हैं कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं। तो ये जो आपके पोर्शन होता है ये एक तरह से जो है आपके एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर से समझ लें, वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण जो एक्स का फॉर्मेशन करते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसमें 1 3 के बराबर, 2 4 के बराबर, 5 7 के बराबर, 6 8 के बराबर। तो ये एंगल क्या हो गए, ये आपके हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर अगर हम ऑल्टरनेट एंगल की बात करते हैं, एकांतर कोण जिसको कहा जाता है, तो एकांतर कोण जेड का फॉर्मेशन करते हैं, जेड सीधा या जेड उल्टा। तो ये एंगल बनते हैं, इनके आर्म्स जो हैं आपके एक तरह से पैरेलल होने चाहिए। तो दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्स लाइन कट करेगी तो जेड का फॉर्मेशन होगा और एंगल जो है आपके बराबर हो जाएंगे। जैसे ये जेड बन रहा है तो एंगल 3 और एंगल 5 बराबर है। कैसे, 3 5 के बराबर है, किस वजह से, ऑल्टरनेट एंगल की वजह से। ये जेड का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसलिए 4 6 के बराबर है, 4 6 के बराबर है, किस वजह से, ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण की वजह से। फिर हमने आपको बताया करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनते हैं, जिसको संगत कोण कहा जाता है। तो ये संगत कोण या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल एफ का फॉर्मेशन करते हैं। तो एफ जैसे ये और ये लाइन मिलकर के एफ बना रही है, तो एंगल 4 8 के बराबर हो जाएगा। ये एफ बन रहा उल्टा, तो एंगल 3 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। 4 8 के बराबर हुआ, 3 7 के बराबर हुआ। फिर उल्टा एफ ये बना तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। फिर उल्टा एफ ये भी बन रहा है, इसलिए एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा। तो ये जितने भी आपके एंगल्स हैं सब क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग, एफ का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह से सी का फॉर्मेशन जब होगा, जब दो पैरेलल लाइंस होंगी, एक ट्रांसवर्स कट करेगी, सी का फॉर्मेशन होगा तो दो एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री हो जाएगा, जो को इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो ये को इंटीरियर एंगल्स हुए जो पैरेलल है लाइन, और इन दोनों का टोटल सम 4 और 5 का मिला करके 180 डिग्री हो जाएगा। और इसी तरह से ये भी सी का फॉर्मेशन हो रहा है तो 3 और 6 मिला करके 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल हैं, 4 5 के साथ मिलकर के और 3 6 के साथ मिलकर के को इंटीरियर एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। और एडजेसेंट एंगल हमने आपको बताया, एडजेसेंट एंगल वो सारे एंगल्स हैं जो दो भुजाओं को कॉमन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये एंगल, तो इस एंगल में बीच में ही जा रहा है, तो ये आर्म जो है वो यहां पर भी है और यहां पर भी है, कॉमन आर्म। तो इसलिए 5 8 के साथ एडजेसेंट एंगल बनाएगा, 7 8 के साथ एडजेसेंट एंगल बनाएगा, ये कॉमन है आर्म। 6 7 के साथ एडजेसेंट एंगल है, इसको एडजेसेंट एंगल कहेंगे। तो आसन कोण जिनको कहा जाता है, तो 6 7 आसन कोण है, क्यों, क्योंकि ये कॉमन आर्म है।
तो कॉमन आर्म या कॉमन भुजा अगर है तो ऐसी कंडीशन में उसको हम एडजेसेंट जो है आपके एक तरह से ये बोलते हैं एडजेसेंट जो है एंगल्स के नाम से जानते हैं, या इसी को आसन्न जो है कोण के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से यही चीज अभी रटना नहीं है, इतनी बार ये आएगा, अभी क्वेश्चंस जब आप करेंगे तो अपने आप खुद ब खुद ये लर्न होने लगेंगे, खुद ब खुद आप समझने लगेंगे कि हाँ एंगल्स को कैसे निकाला जाता है या किस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो एंगल्स को हम लोग ने डिवाइड किया। ये क्या है, ये अभी हम एंगल्स अबाउट अ लाइन पढ़ रहे थे, एक लाइन के अबाउट, या फिर जो है दो पैरेलल लाइंस को अगर ट्रांसवर्स लाइन कट करे तब उसके अबाउट। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके एक तरह से क्वाड्रिलेटरल्स में, सॉरी पॉलीगन्स में। वो पॉलीगन किसी भी तरह का हो सकता है। तो अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो पॉलीगन की बात अगर हम लोग करते हैं तो अब यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए हेक्सागन है, समषड्भुज जिसको हम लोग कहेंगे, रेगुलर हेक्सागन, तो इसके मतलब इसकी 6 भुजाएं 6 बराबर हैं, 6 भुजाएं बराबर हैं तो 6 कोण बराबर होंगे। तो इसमें सभी कोणों का योग अगर हम कहें कितना होगा तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो सभी कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोण की बात हो रही है, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। अब ये किसी भी रेगुलर जो है आपके फिगर में लगाया जा सकता है। n क्या है, n इज साइड, जितनी भी साइड्स हैं, 6 साइड हैं, n की जगह 6 आ जाएगा, 3 साइड हैं, 3 आ जाएगा। जैसे ट्रायंगल में, त्रिभुज में सभी कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180। कैसे 180 आता है, 2 इंटू 3 करिए, 6, 6 माइनस 4 2 हो गया, 2 इंटू 90 180। कोई भी चतुर्भुज अगर है, क्वाड्रिलेटरल है, चाहे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो उसके अंदर टोटल सम एंगल का कितना होता है, तो टोटल सम जो होता है वो 360 होता है। 360 कैसे आएगा, 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 4 इज 4, 4 इंटू 90 इज 360, तो 360 आ गया। तो इस तरह से भुजा की संख्या रखने पर आप ये आ जाएगा जो है टोटल एंगल जो सम होगा। और सभी आंतरिक कोणों का योग तो ये हुआ, प्रत्येक आंतरिक कोण कितना हुआ, तो सभी का योग 6 का योग इतना है, तो 1 का कितना होगा, 6 से भाग दे दें, डिवाइड कर दें, तो 6 से डिवाइड करने का मतलब n से डिवाइड कर दें। तो इसलिए ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक आंतरिक कोण, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n माइनस 4 इंटू 90। ये तो प्रत्येक जो है आपके सभी कोणों का योग है, इसको अगर हम n से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये प्रत्येक आंतरिक कोण का मान हो जाएगा। तो ये रेगुलर पॉलीगन में भी हम लोग अभी आगे चल करके पढ़ते हैं, तो ये आपके जो है फॉर्मूला हो जाएगा जो एंगल से संबंधित है। अभी एंगल्स से भी संबंधित है, वहां पर जब आप जाएंगे तो एंगल के अलावा जैसे भुजाओं की बात होगी, डायगोनल्स की बात होगी, उस क्योंकि डायगोनल्स पर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां पर भी हमें फॉर्मूलों को देखना पड़ेगा। अब देखिए ये तो आंतरिक कोण हुए, अगर हम किसी भी बहुभुज की एक भुजा को बढ़ा दें बाहर, तो जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये जो कोण होगा ये होगा बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल, और ये अंदर वाला जो है ये क्या है, इंटीरियर एंगल। तो अभी हम लोग सभी इंटीरियर एंगल का योग कर रहे थे, अब हम सभी बाह्य कोण का, कोई भी अगर हम भुजा बढ़ाएं, ये भुजा बढ़ा दिया, ये एंगल जो बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, इधर बढ़ा दिया ये एक्सटीरियर एंगल, कोई भी भुजा आप बढ़ा सकते हैं कहीं पर भी, भुजा बढ़ाते ही बाहर जो कोण मिलेगा वो क्या हो जाएगा, बाह्य कोण। जैसे त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल की इस भुजा को बढ़ा दीजिए, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इस भुजा को बढ़ा दीजिए, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये भुजा बढ़ा दीजिए, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। इस तरह से कोई भी भुजा को बढ़ाने पर ये एक्सटीरियर एंगल कहलाता है।
तो इसी तरह से किसी भी बहुभुज का जो है आपके एक्सटीरियर एंगल का योग कितना होता है अगर हम कहें तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अगर हम कहें तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स सदैव 360 डिग्री होता है हर उसके लिए। अगर त्रिभुज होगा तो त्रिभुज के भी सभी बाहरी कोणों का योग जो है आपके एक तरह से अगर आप बनाएंगे तो वो 360 डिग्री हो जाएगा। अगर चतुर्भुज है तब भी 360 हो जाएगा, बाहर के सब जो है आपने उसको बढ़ा बढ़ा करके निकाल लिया, सब बाह्य कोण जो हो जाएंगे सब मिल करके 360 ही हमेशा रहेगा। तो भुजाओं की संख्या चाहे जितनी रहे ये फिक्स है कि बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। अब अगर हम कहेंगे प्रत्येक बाह्य कोण ईच एक्सटीरियर एंगल का मान, तो जब हम ईच एक्सटीरियर एंगल का मान कहेंगे तो इसके मतलब कि अगर 4 भुजाएं हैं तो 4 बाह्य कोण हैं और सब बराबर हैं, तो इसलिए ईच एक्सटीरियर एंगल अगर हम कहेंगे प्रत्येक बाह्य कोण ईच एक्सटीरियर एंगल, तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 360 अपॉन एन, एन से डिवाइड कर दीजिए। जैसे प्रत्येक आंतरिक कोण में आप करते थे 2n-4 इंटू 90 को n से डिवाइड कर दिया तो प्रत्येक आंतरिक कोण हो गया था। इसी तरह से बाह्य कोणों के योग को अगर हम n से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान हो जाएगा। तो प्रत्येक आंतरिक कोण जो है आपके ये हो जाता है। तो ये जो आपके एक तरह से क्वेश्चन होते हैं वो इससे कंसर्निंग होते हैं, इससे कंसर्निंग आपके बनते हैं। तो ये जो है एक तरह से पार्ट हो जाता है जो पहला पार्ट आपके होता है। और एक इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो एंगल्स में भी आपको मिलेंगे और जब क्वाड्रिलेटरल आप पढ़ेंगे तो उसमें बनेंगे। तो एंगल से कंसर्निंग जितने क्वेश्चन है वो मैक्सिमम आपके फर्स्ट पार्ट में ही आ जाएंगे, जो कि एंगल्स वाले पोर्शन में ही आ जाते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल से संबंधित इसलिए फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे, यही 4 बेसिक फॉर्मूले हैं जिनकी अभी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी एंगल्स में। तो एंगल अगर हम हटा दें तो फिर जो है आपके और भी जो है पोर्शन में आपके कवरेज हो जाता है। अब जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल है इसको आप थोड़ा सा जो है आपके जब हम लोग इलैबोरेट करेंगे या क्वेश्चंस आपके बढ़ेंगे तो उसमें क्या है, उसमें बहुत सारी कभी साइड दे करके प्रत्येक आंतरिक कोण पूछा जाता है या सभी आंतरिक कोणों का योग पूछा जाता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, या कोई बाह्य कोण दे दिया या प्रत्येक बाह्य कोण दे दिया, प्रत्येक बाह्य कोण का जो है मान दे दिया और कहा गया कि जो है आप भुजा निकालिए। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो यही 4 फॉर्मूलों पे बनते हैं। ये 4 फॉर्मूले अगर आपको क्लियर है तो बहुत आसानी से बहुत इजीली आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये जो है आपके एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जो इससे कंसर्निंग होता है, जो आपका फर्स्ट पार्ट आपके यहां पर जो है आपके कंप्लीट होता है। तो ये एंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपका यहां पर जो है आपके आते हैं। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे।